बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट AHN 2 पढ़ रहे हैं। AHN 2 में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 5 हमने स्टार्ट किया है, पल्मोनरी नर्सिंग। पल्मोनरी नर्सिंग के जो फर्स्ट 2 डिजीज़ है वो हम कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम डिजीज़ नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि आस्थमा पे हैं। अब आस्थमा आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हैं उनमें से एक डिज़ीज़ है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में से, जो कि पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ इनके पैटर्न के बारे में डिटेल से समझा चुकी थी। वो लेक्चर भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप लोग स्टडी कर सकते हैं अगर किसी ने अभी तक स्टडी नहीं किया है। तो आज हम पढ़ेंगे आस्थमा। आस्थमा की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है रिस्पायरेटरी सिस्टम की। इसको कैरेक्टराइज हम 3 चीज़ों से करते हैं। फर्स्ट वन ये होता है कि जो ब्रोंकाई होते हैं उनमें हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। तो एक ये चीज़ होगी आस्थमा के अंदर के ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होगी, यानी ब्रोंकाई जो है उनकी हाइपर सेंसिटिविटी उसमें शो होगी। दूसरा जो है वो एक्यूट आस्थमा एक्सरबेशंस होंगे, आस्थमा के एक्यूट अटैक्स जो होते हैं वो होंगे। और तीसरी चीज़ इसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यानी जो एयर फ्लो होती है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, लेकिन वो रिवर्सिबल होती हैं, इस वजह से हम उसको कहते हैं रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये चीज़ें आस्थमा के अंदर आप लोगों को मिलेंगी, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है कि आस्थमा जो है ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है रिस्पायरेटरी सिस्टम की, जिसके अंदर ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती हैं, एक्यूट आस्थमा एक्सरबेशंस होते हैं और रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती हैं। अब मेजर सिम्टम्स जो होते हैं आस्थमा के बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखने हैं कि जो मेजर सिम्टम्स है जो कॉमन वन है आस्थमा के अंदर, वो एक तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये होगी, SOB यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरा ये कि कफ होगी, और तीसरी चीज़ ये कि वीजिंग होगी, वीजिंग जो साउंड होती हैं वो मौजूद होगी। यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ और वीजिंग जो है ये मेजर सिम्टम्स है आस्थमा के। कॉमनली आस्थमा जो है वो चाइल्डहुड से प्रेजेंट होती हैं, और ख़ास करके जो एलर्जिक कंडीशंस होते हैं, जैसे कि एक्जिमा जो है जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है स्किन की, या फिर जो है फेवर है जो एलर्जिक रेनाइटिस जिसे हम कहते हैं है फेवर, तो वो जिन में होती हैं तो उनके साथ साथ आस्थमा भी होती हैं, एलर्जिक जो कंडीशंस होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड होती हैं। अब आस्थमा की एटियोलॉजी की अगर हम बात करें, यानी क्यों होती हैं, इसकी काजेज़ की अगर हम बात करें, तो ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स एटियोलॉजीज़ की होती हैं। ओवरऑल एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक कम्प्लेक्स इटियोलॉजी है जो कि अभी तक फुली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन इस चीज़ पे लोग एग्री हैं कि ये एक मल्टी फैक्टोरियल पैथोलॉजी इसकी हैं। जो आस्थमा है इसकी एक मल्टी फैक्टोरियल पैथोलॉजी है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं इसको। जैसा कि बाई बर्थ अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स भी इन्फ्लुएंस करती हैं, और साथ में जो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स हैं वो भी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जो पैथोलॉजिकल प्रोसेस है तो वो स्टार्ट होती हैं किसी ट्रिगर की वजह से, किसी ट्रिगर की किसी एक्सपोजर हो गया, फॉर एग्जांपल इन्हेलेशन हो गई किसी इरिटेंट की, किसी एलर्जन की जैसे कि पोलन हो गया, इस तरह। तो उससे जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होती हैं, और जब इरिटेंट या एलर्जन के साथ एक्सपोजर हो जाती हैं तो फिर ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस स्टार्ट होती हैं, यानी ब्रोंकाई के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी स्टार्ट होती हैं, और उस हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं एयरवेज के अंदर, और इन्फ्लेमेशन के साथ साथ जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। और एक साइड में इन्फ्लेमेशन, दूसरी साइड में म्यूकस की प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ हो जाती हैं तो फिर जो एयर फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आस्थमा जो है वो एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। तो ये इसकी एक शॉर्ट जो है इंट्रोडक्शन आस्थमा की आप लोग याद रख लें। अब आप लोगों का ये जो बुक है जो कि आप लोगों का के कोर्स का बुक है जहाँ से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि आस्थमा के बारे में क्या लिखा हुआ है। लिखा है, आस्थमा इज़ ए क्रोनिक रिएक्टिव एयरवे डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व एपिसोडिक रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रोंकोस्पाज्म, इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन एंड म्यूकोजल एडिमा। अच्छा, जो आस्थमा है ये एक क्रोनिक रिएक्टिव एयरवे डिसऑर्डर है। अब एयरवे डिसऑर्डर, रिएक्टिव एयरवे डिसऑर्डर कि जिसमें हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती हैं, हाइपर सेंसिटिविटी होती हैं ब्रोंकाइज की, एयरवेज की। तो इसमें क्या होता है, एपिसोडिक रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, एक एपिसोडिक एक रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती हैं, जो किस वजह से होती हैं ये एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से होती हैं। जो ब्रोंकाई है उसमें स्पाज्म आ जाती हैं, उसकी वजह से होती हैं। म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है और म्यूकोजल एडिमा हो जाती हैं। एडिमा वहाँ
पे हो जाती है, म्यूकस की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाती है, तो जो एयरवेज है उसमें जो है वो रुकावट आ जाती हैं, एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं आस्थमा। देखिए लिखा है इसमें, इट्स कैरेक्टराइज बाय एयरवे इन्फ्लेमेशन, इंटरमिटेंट एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। इसको 3 चीज़ों से आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि जिसमें एयरवेज के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, उसमें वक्फे से इंटरमिटेंटली एयर फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन होगी एपिसोडिकली, और ब्रोंकाई जो है उसमें हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस यानी हाइपर सेंसिटिविटी वो शो करेंगे। आस्थमा कैन रिजल्ट फ्राम सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स। देखिए आस्थमा जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिगर्स जो हैं उनकी वजह से स्टार्ट होती हैं। उनके रिज़ल्ट में ट्रिगर्स के साथ जब एक्सपोजर हो जाती हैं तो फिर आस्थमा की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती हैं। अब ट्रिगर्स जो हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो अवॉइडेबल ट्रिगर्स होते हैं और एक अनअवॉइडेबल ट्रिगर्स होते हैं। अब जो अवॉइड करने के काबिल जो ट्रिगर्स होते हैं तो उसमें सिगरेट स्मोकिंग है, एलर्जेंस है जिनको आप रोक सकते हैं, उनके साथ एक्सपोजर को आप रोक सकते हैं। एयर बर्न एनवायरनमेंट है जिसके अंदर डिफरेंट इरिटेंट्स के साथ आपका जो एक्सपोजर हो जाता है उसको आप रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अनअवॉइडेबल ट्रिगर्स की, तो अनअवॉइडेबल ट्रिगर्स की आप किसी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, आपकी बहुत ज़्यादा एक्सर्शन की वजह से या एक्सरसाइज की वजह से हो जाती हैं आस्थमा का प्रोसेस स्टार्ट, तो वो एक अनअवॉइडेबल है क्योंकि इमरजेंसी हो सकती है। किसी भी इमरजेंसी में आपका ज़्यादा जो है वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है किसी भी वजह से, तो वो। और दूसरी बात ये कि जो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, तो जाहिर सी बात है रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस को रोका जा सकता है, लेकिन एक हद तक ऐसा नहीं हो सकता कि हम कम्प्लीटली किसी तरीके से रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो होते हैं उनको रोक लें। तो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वजह से तो वो हो जाती हैं, और जब हो जाती हैं तो उसकी वजह से जो आस्थमा है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह यहाँ आप लोगों के देखिए बुक में लिखा हुआ है, एक्सपोजर टू टोबैको और वुड स्मोक, चाहे वो स्मोक टोबैको की है या फिर वो वुड की है, तो स्मोकिंग की वजह से होती हैं। स्मोकिंग की वजह से इसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा देख लें कि ब्रीथिंग पोल्यूटेड एयर, अगर पोल्यूटेड एयर जो है वो उसको बंदा जो है वो ब्रीथ इन कर लेता है तो उसकी वजह से भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इनहेलिंग अदर रिस्पायरेटरी इरिटेंट्स सच एज परफ्यूम्स आर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, जैसे कि रिस्पायरेटरी इरिटेंट्स यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिफरेंट चीज़ों से वो एलर्जिक होते हैं, तो उन चीज़ों से अगर उनकी एक्सपोजर हो जाए तो उसकी वजह से आस्थमा का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि परफ्यूम्स, कुछ परफ्यूम्स के साथ, डिफरेंट परफ्यूम्स के साथ लोग एलर्जिक होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, तो उनके साथ जब एक्सपोजर हो जाती हैं, या क्लींजिंग प्रोडक्ट, डिफरेंट जो डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं उनसे एलर्जिक होते हैं लोग, तो उसकी वजह से भी आस्थमा जो है वो बिगिन हो सकती हैं, स्टार्ट हो सकती हैं। एक्सपोजर टू एयरवे इरिटेंट एट द वर्क प्लेस में कोई एयरवे इरिटेंट, कोई एलर्जिक जो है वो चीज़ें हो सकती हैं जिनके साथ अगर एक्सपोजर हो जाए तो आस्थमा जो है वो स्टार्ट हो सकती हैं। Breathing in allergy causing substances, allergens such as molds, dust or animal dander। देखिए एक ऐसी जगह में सांस लेना कि जहाँ पे एलर्जिक सब्सटेंस मौजूद हो, एलर्जेंस मौजूद हो, जैसे कि मोल्ड्स हो गए या फिर देखिए डस्ट हो गया कोई, या एनिमल डेंडर हो गए। एनिमल डेंडर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये टिनी, इवन हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एक पार्टिकल्स होते हैं स्किन के, जो डिफरेंट एनिमल्स है, जैसे कि कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, रोडेंट्स वगैरह, बर्ड्स, इनके स्किन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, या फिर इनके यूरिन में, इनके सलाइवा में, इनके फीसिस में मौजूद जो प्रोटीन्स होते हैं उनके लिए भी डेंडर लफ्ज़ इस्तेमाल होती हैं। तो वो चीज़ें जो होती हैं उनको कहते हैं डेंडर। तो उनके साथ अगर वो ब्रीथ इन हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकती हैं कि आस्थमा जो है वो स्टार्ट हो जाए। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो गए, जैसा कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा हो गया, साइनोसाइटिस हो गए या ब्रोंकाइटिस हो गए, इन सब की वजह से भी आस्थमा जो है वो स्टार्ट हो सकती हैं। एक्सपोजर टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से भी हो सकती हैं। इसके अलावा ड्राई वेदर, यानी कोल्ड ड्राई वेदर है तो उसके साथ एक्सपोजर हो गया तो उसकी वजह से भी हो सकती हैं। इमोशनल एक्साइटमेंट और स्ट्रेस, अब देखिए इमोशनल एक्साइटमेंट और स्ट्रेस जो है उसकी वजह से भी वो भी ट्रिगर्स होते हैं आस्थमा के। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि किस तरीके से इमोशनल एक्साइटमेंट या स्ट्रेस जो है वो ट्रिगर हो सकती हैं। तो एक तो ये कि हाइपर वेंटिलेशन होती हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्साइटमेंट जब होती हैं तो उस टाइम जो है वो हाइपर वेंटिलेशन होती हैं। तो हाइपर वेंटिलेशन की वजह से रैपिड ब्रीथिंग जो है उसकी वजह से एयरवे कंस्ट्रक्शन हो सकती हैं जो कि आस्थमा के सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकती हैं। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं स्ट्रेस में। आप देख ले कि जो हार्मोन्स है जैसे कि एड्रेनलिन हो गया, कार्टिसोल हो गया,
तो ये रिलीज़ होते हैं। जब ये रिलीज़ होते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इनका इफेक्ट होता है, तो आस्थमा जो है वो एक्सरबेट हो सकती है। इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस की वजह से इन्फ्लेमेशन आप लोगों को पता है कि बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होता है, अगर नहीं है तो पैदा हो जाती है स्ट्रेस लेने की वजह से इन्फ्लेमेशन। तो वो एयरवेज के अंदर भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से आस्थमा के सिम्टम्स जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर अगर है तो मज़ीद वो एक्सरबेट हो सकते हैं। बिहेवियरल चेंजेस आते हैं स्ट्रेस की वजह से, इमोशनल एक्साइटमेंट की वजह से। तो उसकी वजह से एक इंसान जिसको अगर आस्थमा है तो वो जो मेडिसिन यूज़ कर रहा होता है उसके साथ उसकी पुअर एडहेरेंस होती हैं, तो उसकी वजह से भी जो है उसको नुकसान हो सकती है, आस्थमा एक्सरबेट हो सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इमोशनल एक्साइटमेंट और स्ट्रेस, या फिर ये चीज़ें भी हैं जैसे देख ले फिजिकल एक्सर्शन है यानी एक्सरसाइज, जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड आस्थमा, या फिर जो रिफ्लेक्स होती हैं स्टमक एसिड की, फॉर एग्जांपल गार्ड के अंदर जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ है गार्ड जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर तो वो जो स्टमक एसिड की जो रिफ्लेक्स होती हैं उसकी वजह से भी आस्थमा जो है वो एक्सरबेट हो सकती हैं, या फिर वो एक ट्रिगर बनती हैं उसको स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि एक तो इसके अंदर माइक्रो एस्पायरेशन होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड जो है वो चली जाती हैं, एस्पायरेटेड हो जाती है, एयरवेज के अंदर चली जाती हैं, तो वो एयरवेज के अंदर इरिटेशन पैदा कर देती हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी हो सकती हैं। तो इसीलिए आस्थमा के सिम्टम्स जो है वो ट्रिगर हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी वजह से जो गर्ड होती हैं, स्पेशली इसकी वजह से वेगल रिफ्लेक्स जो है वो स्टार्ट होती हैं, क्योंकि स्टमक जो है वो एक ये जो वेगल रिफ्लेक्स है इसको स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से यानी वेगस नर्व जो है उसको स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से वेगल रिफ्लेक्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। जो वेगल रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाती हैं तो उसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो सकती हैं, तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन जो है वो आस्थमा के सिम्टम्स में है और मज़ीद जो है एक्सरबेट हो सकती हैं इसकी वजह से। इसके अलावा एयरवेज की ये सेंसिटाइजेशन एयरवेज के अंदर काज करती हैं, क्योंकि क्रोनिकली अगर स्टमक एसिड के साथ एक्सपोजर हो रही है, बार बार हो रही हैं, तो इसकी वजह से एयरवे जो है वो सेंसिटिव बन जाते हैं, और जब सेंसिटिव बन जाते हैं तो दूसरे ट्रिगर्स के साथ अगर एक्सपोजर हो गया किसी और स्मोक के साथ या इस तरह, तो एकदम से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर रिएक्ट बहुत तेज़ी से करते हैं, यानी जो ब्रोंकियल जो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है वो मज़ीद ज़्यादा हो जाती हैं, और इन्फ्लेमेशन इसकी वजह से काज होती हैं, गार्ड की वजह से बार बार जब जो स्टमक एसिड है उसके साथ एक्सपोजर हो जाती हैं, वो एस्पायरेटेड हो जाती हैं, तो इन्फ्लेमेशन इसकी वजह से हो जाती हैं। इसके अलावा देख ले इसमें लिखा है ड्रग इंड्यूस आस्थमा, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं, जो कि एज ए ट्रिगर जो होते हैं आस्थमा को इंड्यूस करने के लिए। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि एक्जिमा और रेशेस की मैंने बात की शुरू में कि कुछ एलर्जिक कंडीशंस ऐसे होते हैं, या टेम्पोररी एडिमा हो गया, तो इनके साथ एलर्जिक कंडीशंस के साथ कॉमन होती हैं कि जो आस्थमा के सिम्टम्स है वो स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कोमॉर्बिडिटीज़ इंक्लूड गर्ड, देखिए ये चीज़ें मैंने डिस्कस की। इसके अलावा इंजेक्शन ऑफ सल्फाइड्स का यहाँ पे जिक्र है। सल्फाइड्स का आप लोगों को पता है स्टूडेंट, सल्फाइड्स ग्रुप ऑफ सल्फर बेस्ड कंपाउंड्स है जो कि कॉमनली एज ए प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं डिफरेंट फूड्स के अंदर, बिवरेजेस के अंदर, तो उसमें उनको वो डिस्कलरेशन से या उनको ख़राब होने से रोकने के लिए ये सल्फाइड्स जो है उनके साथ मिक्स की जाती हैं। तो ज़्यादातर जो ड्राइड फ्रूट्स होते हैं, वाइन या बियर वगैरह, इनके साथ, और जो पैक्ड फूड होते हैं या प्रोसेस्ड मीट जो होते हैं उनके साथ ये सल्फाइड्स मौजूद होते हैं। और जो सल्फाइड्स है ये एज ए ट्रिगर काम करती हैं आस्थमा के लिए, क्योंकि इसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन भी होती हैं और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो भी स्टार्ट हो जाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती हैं। जब सल्फाइड्स के साथ सल्फाइड्स जो है वो जब चले जाते हैं बॉडी के अंदर, तो वहाँ जाके सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो बना देते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड जब बन जाती हैं तो वो आस्थमा को फिर ट्रिगर करती हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर वो इरिटेशन काज करती हैं। इसके अलावा देख लें एडिटिव्स की बात है कि कुछ फूड्स के अंदर या वाइन के अंदर, यानी एज ए एडिटिव जब सल्फाइड्स मौजूद होते हैं, तो एज ए एडिटिव जब ये मौजूद होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो फिर ये आगे जाके इस तरह सल्फर डाइऑक्साइड का बनना और फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसकी वजह से आस्थमा के सिम्टम्स जो है वो स्टार्ट हो जाना। तो ये जितने भी हमने चीज़ें डिस्कस की तो ये ट्रिगर्स हैं, कुछ इनमें अनएवॉइडेबल है, कुछ एवॉइडेबल है, जो कि शुरू में मैंने आप लोगों को बता दिए। फिर देख ले इसमें साइन और सिम्टम्स के बारे में बताया गया है कि साइन सिम्टम्स, तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है कि कॉमनली कफ होती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती हैं आस्थमा के अंदर, और वीजिंग होती हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लें
Overall sign and symptoms of asthma range from mild wheezing and dyspnea to life-threatening respiratory failure. Sign and symptoms of bronchial airway obstruction may persist between acute episodes. यानी ओवरऑल साइन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उसमें माइल्ड वीजिंग से स्टार्ट होते हैं, माइल्ड वीजिंग भी होती है, वीजिंग साउंड जो हमें सुनाई देती हैं, और डिस्निया होती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, उससे लेके लाइफ थ्रेटनिंग रिस्पायरेटरी फेलियर तक जो है वो सिम्टम्स जा सकते हैं। अब साइन और सिम्टम्स के अंदर हमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी मिलती हैं, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो परसिस्ट करती हैं, यानी बिटवीन एपिसोड्स। जब एपिसोड्स आते हैं, जब एक्यूट एक्सरबेशंस आते हैं तो उस दौरान एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती हैं, फिर वो रिवर्स होती हैं, फिर जब एपिसोड आते हैं तो इसी तरह ये रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये मौजूद होती हैं। An asthma attack may begin dramatically with simultaneous onset of severe multiple signs and symptoms are insidiously with gradually increasing respiratory distress। देखें कि जो आस्थमा सीवियरिटी आगे जाके हम डिटरमिन करेंगे तो उसमें ये चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आस्थमा की अटैक जब होती हैं तो ज़्यादातर इस तरह होता है कि सीवियर ऑनसेट उसकी होती हैं, ज़्यादातर सीवियर ऑनसेट से वो स्टार्ट हो जाती हैं, फिर मल्टीपल साइन सिम्टम्स जो है वो आ जाते हैं, और इनसीरियसली मीन्स के ग्रेजुअली लेकिन हार्मफुली जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, यानी रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस जो है उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज़ होती हैं जब इसके अटैक आ जाते हैं। Exposure to a particular allergen is followed by sudden onset of dyspnea and wheezing and by tightness in the chest accompanied by a cough that produces thick, clear or yellow sputum। कफ, डिस्निया एंड वीजिंग आर 3 मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आस्थमा। अब देख लें स्टूडेंट्स, शुरू में क्या होता है, किसी एलर्जन, किसी ट्रिगर के साथ एक्सपोजर जब हो जाती है तो उसके बाद सडनली डिस्निया होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती हैं, फिर वीजिंग साउंड सुनाई देती हैं, वीजिंग साउंड वो आती हैं, फिर चेस्ट जो है उसमें टाइटनेस हो जाती हैं, जिसके साथ साथ कफ़ भी होती हैं, और कफ़ जो है वो वो प्रोड्यूस करती है एक थिक क्लियर येलो स्प्यूटम जो है वो। आप देख लें कि कॉमन जो साइन एंड सिम्टम्स है वो कफ, डिस्निया और वीजिंग है, कि सांस लेने में तकलीफ़ होना यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, साथ में कफ और वीजिंग जो है ये कॉमन सिम्टम्स हैं, कॉमन साइन सिम्टम्स है आस्थमा के, ये आप लोगों ने याद रखनी है। फिर देख लें एन अटैक ऑफन स्टार्ट ड्यूरिंग नाइट और इन द अर्ली मॉर्निंग, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि नाइट में या फिर अर्ली मॉर्निंग में अटैक जो है वो स्टार्ट होती हैं। फिजिकल फाइंडिंग्स में इंक्लूड विजिबल डिस्निया। फिजिकल फाइंडिंग्स में अगर हम बात करें तो विजिबल डिस्निया होती हैं, यानी बंदे को हम देख रहे होते हैं पेशेंट को, और उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो ये एक फिजिकल एक विजिबल उसकी एक साइन है। इसके अलावा यूज़ ऑफ एसेसरी रिस्पायरेटरी मसल्स, सांस लेते हुए जो एसेसरी मसल्स है, रिस्पायरेटरी एसेसरी मसल्स, उनको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो एसेसरी मसल्स भी साथ में यूज़ होते हैं। कंप्लेन ऑफ चेस्ट टाइटनेस की कंप्लेन, डायफोरेसिस होती हैं, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं उसको, और साथ में इंक्रीज़ एंटीरियो पोस्टीरियर थोरेसिक डायमीटर, जो एंटीरियो पोस्टीरियर थोरेसिक डायमीटर होती हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। अब एंटीरियो पोस्टीरियर थोरेसिक डायमीटर कहते किसे हैं, तो ये जो फ्रंट टू बैक जो चेस्ट की साइज़ में इंलार्जमेंट है तो उसको कहते हैं। अक्सर इसको बैरल चेस्ट जो है उसके नाम से डिस्क्राइब किया जाता है, बैरल चेस्ट कहा जाता है। तो ये ज़्यादातर जो क्रोनिक लंग जो डिसऑर्डर्स होते हैं, क्रोनिक लंग जो ओवर इन्फ्लेशन होती है जिन डिसऑर्डर्स के अंदर, क्रोनिकली ओवर इन्फ्लेशन लंग्स की होती हैं। ओवर इन्फ्लेशन में यहाँ मीन्स के ज़्यादातर जो है जो एयर है वो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के एक ख़ास अमाउंट में एयर जो है वो एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन जब हम करते हैं उसके बाद एक ख़ास अमाउंट में एयर जो है वो लंग्स के अंदर मौजूद रहती है, जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आस्थमा में क्या होता है, आस्थमा क्योंकि एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है तो इसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती हैं, तो बंदा जो है वो पूरी तरह से एक्सपायर नहीं कर पाता, पूरी तरह से वो फुली एक्सपायर नहीं कर पाता। फुली एक्सपायर ना करने की वजह से उसके लंग्स के अंदर एबनॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो मौजूद रहती हैं, और ये एबनॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर जो मौजूद रहती हैं लंग्स के अंदर तो इसको हम कहते हैं ओवर इन्फ्लेशन। तो इस ओवर इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, ख़ास करके जो पुअरली कंट्रोल्ड आस्थमा है तो उसमें इस ओवर इन्फ्लेशन की वजह से देखिए जब आस्थमा की अटैक हो जाती हैं, साथ में आपको लोगों को पता है कि इन्फ्लेमेशन भी है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन भी है, जिसकी वजह से एयरवे जो है वो नैरो हो गए हैं, तो बंदा फुली एक्सहेल नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से एयर जो है वो लंग्स के अंदर फंस जाती हैं, वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो ये जो एयर लंग्स के अंदर फंस जाती हैं इसमें जो है वो ज़्यादा इन्फ्लेशन इसकी होती है, तो इसकी वजह से लंग्स की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होती हैं, और लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से चेस्ट की साइज़ जो है वो ज़्यादा हो जाती है।
अब चेस्ट की साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होती हैं। तो अगर ओवर टाइम क्रोनिकली हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है तो इसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं चेस्ट वाल में, और इसकी जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसको हम बैरल चेस्ट कहते हैं। तो ये एक अगर क्रोनिक अस्थमा है तो उन पेशेंट में ये एंटीरियर पोस्टीरियर थोरेसिक डायमीटर जो है वो इंक्रीज़ होगी, और इसके अलावा हाइपर रिजोनेंस होगी। रिजोनेंस आप लोगों को पता है, रिजोनेंस किसे कहते हैं। अब हाइपर रिजोनेंस जो है वो एबनॉर्मल इंक्रीज़ जब होती हैं लंग्स के रिजोनेंस में तो उसको कहते हैं हाइपर रिजोनेंस। अब आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के फ़िज़िकल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं परकशन के थ्रू, तो उसमें हम एग्ज़ाम करते वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ामिनर जो होता है तो वो एक चेस्ट के ऊपर वो टेप करता है अपनी उंगली से, तो फिर उस टेप के दौरान वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती हैं। उस साउंड के थ्रू हम जो अंडरलाइनिंग लंग टिश्यूज़ है उसकी हालत को समझ रहे होते हैं कि वो किस हालत में होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली लंग्स के अंदर जो है वो एक रिजोनेंस साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती हैं जहाँ पे एयर होता है। तो उस एयर लंग्स के अंदर जाहिर सी बात है एयर मौजूद होता है, तो उसके ऊपर जब हम टेप करते हैं तो रिजोनेंस साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये जो रिजोनेंस साउंड है ये लंग्स जो है वो उसके अंदर एयर है, तो इसकी वजह से हमें रिजोनेंस साउंड जो है वो सुनाई दे रही है। तो हाइपर रिजोनेंस कब होगी, रिजोनेंस साउंड जब हमें ज़्यादा सुनाई देगी, नॉर्मल से ज़्यादा रिजोनेंस हमें सुनाई देगी, तो उसको हम कहते हैं हाइपर रिजोनेंस। तो हाइपर रिजोनेंस कब होगी, जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एयर जो है वो लंग्स के अंदर मौजूद होगी। तो यहाँ पे क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन होती है लंग्स के अंदर, क्योंकि बंदा पूरी तरह से एक्सहेल नहीं कर रहा होता, तो लंग्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर फंस जाती हैं, जिसकी वजह से हाइपर रिजोनेंस साउंड जो है वो हमें परकशन करते वक्त सुनाई देती हैं। इसके अलावा टेकिकार्डिया भी होता है, साथ में टेकिपनिया होता है, यानी हार्ट रेट का इंक्रीज़ होना नॉर्मल से, और ब्रीथिंग रेट जो है उसका इंक्रीज़ होना नॉर्मल से, और साथ में माइल्ड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन भी होती हैं, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन भी साथ में होती हैं। ये आप समझ जाएंगे पल्सस पैराडॉक्सिस जब मैं आप लोगों को समझाऊंगी। यहाँ पे पल्सस पैराडॉक्सिस का भी जिक्र है। देखिए लिखा है पल्सस पैराडॉक्सिस में अकर एज एक्सर्बेशन प्रोसेस। देखिए पल्सस पैराडॉक्सिस अस्थमा के अंदर पल्सस पैराडॉक्सिस कहते किसे हैं, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है उसमें एबनॉर्मल इंक्रीज़ आ जाती है इंस्पायरेशन करते वक्त। बंदा जो है वो इंस्पायर कर रहा है और इंस्पायरेशन के वक्त 10 mmHg से ज़्यादा अगर इंक्रीज़ आ जाती हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में वाइल ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो उसको हम कहते हैं पल्सस पैराडॉक्सिस। और ये क्लिनिकल साइन होती हैं किसी भी ऐसे कंडीशन में, किसी भी ऐसे रिस्पायरेटरी कंडीशन में कि फॉर एग्ज़ाम्पल रिस्पायरेटरी कंडीशंस के अंदर अस्थमा के अंदर, और वो भी सीवियर अस्थमा के अंदर। इसके अलावा जो डिफरेंट कंडीशंस होते हैं जिसमें कार्डियक टेम्पोनाट अगर है, बाहर से हार्ट जो है वो उस पर ज़्यादा वो जो है प्रेशर है, हार्ट सही तरीके से फैल नहीं पा रहा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनाट। तो उस कंडीशन में भी, और इसके अलावा जो दूसरे सीवियर जो कंडीशंस होते हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, तो उस दौरान भी ये जो पल्सस पैराडॉक्सिस हैं ये हमें फाइंड आउट होती हैं। अब इसका मैकेनिज़्म ये होता है अस्थमा के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो इसका मैकेनिज़्म ये होता है कि जब हम इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं, ताकि बाहर से एयर जो है वो आके लंग्स के अंदर चला जाए। हम कहते हैं ना नॉर्मल जो इंसान का जो नॉर्मल ब्रीदिंग मैकेनिज़्म होता है तो उसमें नेगेटिव प्रेशर डेवलप होती है। नेगेटिव प्रेशर यानी इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ मोर जो है वो नेगेटिवली, यानी चेस्ट के अंदर चेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज़ होकर बाहर से एयर जो है वो अंदर आ जाती है, क्योंकि चेस्ट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होती है इस तरह। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर। तो ये नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर जब इंक्रीज़ होती हैं सिग्निफिकेंटली, क्योंकि यहाँ पे अस्थमा की हम बात कर रहे हैं, तो अस्थमा में क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो इस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमें ये जो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर है इसको मज़ीद इंक्रीज़ करना होता है। तो इसको मज़ीद इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है कि जो वेनस रिटर्न होती हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट से, तो वो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से तो वो जो वेनस रिटर्न है राइट साइड ऑफ द हार्ट के लिए वो भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। अब जब वो इंक्रीज़ हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, राइट वेंट्रिकल जो है वो ज़्यादा फिल हो जाती हैं और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती हैं। जब राइट वेंट्रिकल ज़्यादा फिल हो जाती हैं, ज़्यादा वो एक्सपेंड हो जाती हैं, तो उसकी वजह से
जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, जो इंट्रावेंट्रिकुलर जो सेप्टम है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाती हैं, राइट साइड से उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाती हैं, तो वो ज़्यादा लेफ़्ट साइड की तरफ चला जाता है। जब राइट साइड ज़्यादा भर जाती हैं, ज़्यादा एक्सपेंड होती हैं, तो वो प्रेशर डालती हैं, पुश करती हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम को लेफ़्ट साइड की तरफ। तो फिर क्या हुआ, तो फिर ये जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है ये ज़्यादा शिफ्ट हो गया लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ। तो फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो फीलिंग है वो इंस्पायरेशन के दौरान कम होगी। क्यों? क्योंकि उसकी साइज़ छोटी रह गई है, क्योंकि राइट साइड ज़्यादा फील हो गया है। आप लोग समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स? मेरा मतलब आप लोगों को समझाने का ये है कि इंट्राथोरेसिक नेगेटिव प्रेशर को जब वो इंक्रीज़ चाहिए होती हैं सिग्निफिकेंटली, जब ज़्यादा एफर्ट्स रिक्वायर होती हैं उसको इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है इसलिए नेगेटिव प्रेशर को इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। उसको इंक्रीज़ करने के लिए एफर्ट्स चाहिए, और उस एफर्ट्स की वजह से क्या होता है, उस एफर्ट्स की वजह से जो वेनस रिटर्न होती हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट के लिए, हमारी जो वेनस रिटर्न होती हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल ज़्यादा फील होता है, नॉर्मल से ज़्यादा वो फील होता है। जब वो ज़्यादा फील होता है तो वो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो है उसको पुश करती है लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ। तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, और उसके साइज़ के छोटे होने की वजह से इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो फीलिंग है वो भी कम होती हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक तो ये वजह हो गया, और दूसरी तरह आप देख लें कि लंग्स वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। एक तो वहाँ पे ऑलरेडी हाइपर इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ से इंस्पायरेशन हो गई तो मज़ीद एयर अंदर आ गया, तो उसकी वजह से लंग्स जो है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई। जब लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई तो फिर वो पल्मोनरी वेन्स जो है उनको भी कंप्रेस करती है साथ में। जब पल्मोनरी वेन्स कंप्रेस हो जाती हैं तो फिर लंग्स से जो ब्लड लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ आ रहा है वो भी कम हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है, एक तो लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो फील कम हो रही है क्योंकि उसका साइज़ कम हो गया है राइट वेंट्रिकल के सेप्टम के ऊपर प्रेशर की वजह से, और दूसरी तरफ लंग के ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से जो पल्मोनरी वेन्स है वो कंप्रेस हो गए हैं, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जो है वो कम आ रही है। तो इसीलिए इंस्पायरेशन के दौरान स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं, और जब स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाती हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है उसमें ड्रॉप आ जाती है, उसमें 10 mmHg वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाती है। यानी 10 mmHg से अगर ज़्यादा कम होती है तो इसको हम पल्सस पैराडॉक्सस कहते हैं, और ये 10 mmHg से कम हो जाना तो ये वो कंडीशन होती हैं कि ख़ास करके आस्थमा के अंदर या फिर जो दूसरे रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हैं उनके अंदर या फिर कार्डिक टेम्पोनाट के अंदर ये कंडीशन होती हैं। अब पल्सस पैराडॉक्सस जब भी हमें नज़र आती हैं किसी पेशेंट में तो फिर ये एक जो है वो एक इंडिकेटर होता है कि हमें बताती हैं कि सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है। ये हमें बताती हैं कि पेशेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली उसको डिफ़िकल्टी हो रही है सांस लेने में, और ज़्यादातर ये आस्थमा में, और आस्थमा में भी जब लाइफ थ्रेटनिंग आस्थमा है तो उसके अंदर हमें मिलती हैं पल्सस पैराडॉक्सस। अब इसके अलावा क्या है, inspiratory and expiratory wheezes may occur along with wheezing and coughing which may be exercise induced। inspiratory expiratory wheezing जो है वो हो सकती है, wheezing sound inspiration के दौरान या expiration के दौरान आपको सुनाई दे सकती हैं, और may be wheezing और coughing जो है वो exercise induced हो सकते हैं, यानी थोड़ी सी exertion हो गई तो फिर उस exertion की वजह से ये हो सकती है कि wheezing sound inspiration के दौरान या फिर expiration के दौरान आपको सुनाई दे। इसके अलावा लिखा है कि ए प्रोलॉन्ग एक्सपायरेटरी फेज ऑफ रिस्पायरेशन एंड डिमिनिश ब्रीथ साउंड। डिमिनिश ब्रीथ साउंड कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि ब्रीथ साउंड जो है वो सुनाई ना दे, और साथ में प्रोलॉन्ग आपको मिल सकती है कि प्रोलॉन्ग एक्सपायरेटरी फेज हो। अब प्रोलॉन्ग एक्सपायरेटरी फेज इसलिए होती हैं क्योंकि एक्सपायरेशन के लिए टाइम और एफर्ट्स जो है वो ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि एयरवे जो है वो नैरो हो गए हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो इस वजह से प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन यहाँ पे हो जाती हैं। और जहाँ पे भी जिस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के अंदर भी हमें प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन मिलती हैं तो वो एक निशानी होती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की, जैसा कि आस्थमा है तो इसके अंदर हमें ये मिलती हैं, और साथ में वीजिंग भी मिलती हैं। और जब वीजिंग मिलती हैं तो वीजिंग आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि ये एयर की साउंड है कि जब एयर जो है वो नैरो एयरवे से गुजर रही होती है तो वीजिंग साउंड जो है वो सुनाई देती है। तो वीजिंग के साथ साथ अगर हमें एक्सपायरेटरी फेज मिल रही है तो ये एक इंडिकेटर होती हैं, एक साइन होती है ये आस्थमा की। इसके अलावा देख लें
The occurrence of cyanosis, confusion and lethargy indicate the onset of life-threatening status asthmaticus and respiratory failure. यानी अगर साइनोसिस भी है, साथ में कन्फ्यूजन भी है और लिथर्जी यानी बंदे को थकावट महसूस हो रही है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग स्टेटस अस्थमैटिकस जो होती हैं उसकी ये हमें एक ऑकरेंस जो है वो बताती हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि रिस्पायरेटरी फेलियर जो है वो हो सकती हैं जब सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग स्टेटस एस्थमेटिकस जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स में, ये जब स्टार्ट हो जाती हैं तो रिस्पायरेटरी फेलियर की तरफ बंदा चला जाता है। तो वहाँ पे हमें ये 3 चीज़ें मिलेंगी कि साइनोसिस होगी, साथ में कन्फ्यूजन और लिथर्जी। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो उसको एक अर्जेंटली उसको मैनेज करने की, पेशेंट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जितना हमने पढ़ा है ये समझ आ गई है। इससे आगे इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और इसके साथ साथ इसके टाइप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है MCQs के हवाले से। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगी, क्योंकि ये जो टाइप्स हैं तो इनको समझना और इनको याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है वो पढ़ाऊंगी, बल्कि उससे पहले मैं आप लोगों को ये टाइप्स पढ़ाऊंगी। फिर टाइप्स पढ़ने के बाद हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है उसकी तरफ जाएंगे, फिर नर्सिंग इंटरवेंशंस पढ़ेंगे और उसके साथ ये लेक्चर जो है आस्थमा का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।